वेलकम टू लर्न एडवांस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को कवर करने वाले हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? तुम्हें याद होगा डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का प्रोसेस। डाइजेशन मतलब हमारी बॉडी जब खाना खाती है उससे एनर्जी यूटिलाइज करके जितना भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी से बाहर निकालना। सर्कुलेशन का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वो किस तरह से फ्लो करता है, राइट। रेस्पिरेशन मतलब कि किस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके गैस एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है। इसके बाद हमारा एक और प्रोसेस आता है जो कि होता है रेस्पिरेशन, सॉरी, रिप्रोडक्शन। सो दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जो ये तीन प्रोसेस हैं काफी ज्यादा जरूरी हैं किसी भी जीवित प्राणी के जिंदा रहने के लिए। You have also learnt about the process of reproduction in plants. हमने 7th क्लास में reproduction in plants के चैप्टर को भी कवर किया है। Reproduction is essential for the continuation of a species. जो reproduction है वो जरूरी है क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी reproduction की वजह से ही आती है। Imagine what will happen if organisms had not reproduced. सोचो क्या होगा अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो जीवित प्राणी हैं, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए या बर्ड्स होगी, वो रिप्रोड्यूस ना करे यानी वो खुद से अगली वाली पीढ़ी जनरेट ना करे तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए राइनोसोर्स हैं, राइट। राइनोसोर्स हैं, अब दो राइनोसोर्स है, अगर वो एक और राइनोसोर्स को नहीं पैदा करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे तो और राइनोस नहीं आ पाएंगे, है ना। ये स्पीसीज जो है राइनोस की खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं you will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individual generation after generation. You have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter, we shall learn how reproduction take place in animals. So, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि how reproduction take place in animals और हमने पहले पढ़ा था reproduction in plants। सबसे पहला हमारा टॉपिक 6.1 आता है, वो होता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू seen the young ones of different animals? Try to name some of young ones by completing table 6.1 shown in example at SI number 1 and 5. Basically, हमें क्या करना है कि जो दो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनसे जो नई स्पीस पैदा हो रही है ना, नया जो भी बेबी है पैदा हो रहा है, वो उसका क्या पर्टिकुलर नाम होता है ऊपर टेबल के अंदर में दे रखा है। जैसे ह्यूमन से क्या होता है, एक बेबी पैदा होता है, हैंड से चिक पैदा होता है, डॉग से पपी पैदा होता है ना, कैट से किटन होता है। सो ऐसे ही, सो हैव यू, नहीं सॉरी, you must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? क्या तुम बता सकते हो कैसे chicks और caterpillars पैदा होते हैं? How are kittens and puppies born? किस तरह से kitten और puppies पैदा होते हैं? Do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? Let us find out. तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो न्यू वाले पैदा हो रहे हैं बिल्कुल पहले वाले जैसे ही दिख रहे हैं, है ना। जस्ट इन प्लांट, जैसे प्लांट में होता है, देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सेम है, जैसे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसे एनिमल्स के अंदर भी होता है। हमारा टॉपिक 6.2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स व्हिच यू स्टडीड इन क्लास 7। जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला कॉन्सेप्ट था जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा याद करो। यू विल remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. Can you name these parts in animals also? Males and females have different reproductive parts or organs like plants. The reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. It is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. Sexual reproduction क्या होता है? बेसिकली हमने पढ़ रखा है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होता है तो क्या होता है, एक हमारे पास मेल होता है, राइट, एक फीमेल होता है। अब क्या होता है जब ये दोनों मिलते हैं उससे ही होता है ना। अब उसके अंदर भी कैसे होता है, सबसे पहले जो चीज होती है वो ये होती है कि
जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना एनिमल्स के, वो प्रोड्यूस करते हैं गार्मेंट्स को, ठीक है, जो कि फ्यूज कर जाते हैं जाइगोट को फॉर्म करने के लिए। और जो जाइगोट होता है वो डेवलप करता है एक न्यू इंडिविजुअल में, ठीक है। और इसी टाइप की रिप्रोडक्शन को, जो कि बिगिनिंग होता है फ्रॉम अ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गार्मेंट, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद लेट अस फाइंड out the reproductive parts in human and study the process of reproduction in them. Then हमारे पास आता है टॉपिक male reproductive organ. The male reproductive organ includes a pair of testes, singular testes, two sperms ducts, and a penis. The testes produce the male gametes called sperms. Millions of sperms are produced by the testes. Look at Fig 6.2, which shows the picture of a sperm. Through sperms are very small in size. Each has a head, a middle piece, and a tail. Thus, it appears to be a single cell. Indeed, each. हमें यहाँ पे ह्यूमन स्पर्म फिग 6.2 के अंदर इसका डायग्राम दे रखा है। और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन का भी डायग्राम हमें अच्छे से गिवन है। सो स्पर्म्स इज अ सिंगल सेल विच ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। जो स्पर्म्स होते हैं वो मिलियंस की मात्रा के अंदर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। पहली कहती है व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। क्या काम होता है टेल का स्पर्म के अंदर, इस टेल का क्या काम होता है आखिर। So then हम पढ़ते हैं female reproductive organ. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviducts, fallopian tubes, and the uterus. The ovary produce. तो जिस तरह से दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमंस के अंदर, हमारी ये ओवरी होती है, दो ओवरी होती है। यूरेटस यहाँ पे होता है, ओविडक्ट यहाँ पे गिवन है। इसके बाद फीमेल गार्मेंट्स कॉल्ड ओवा एग। जो फीमेल्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं ओवा एग्स, और जो मेल में होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्म्स। इसके बाद in human beings a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby takes place like the sperms. An egg is also a single cell. तो जो यूरेट्रस होता है इस जगह पे जो बेबी होता है वो प्लेस करता है, और जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल होता है जिससे एक एग होता है। देन ह्यूमन ओव्यूम, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आपको पता है किसी भी सेल का ब्रेन होता है वो। देन फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ sperms and ovum. When sperms come in contact with an egg, one of these sperms may fuse with the egg. Such fusion of egg and the sperm is called fertilization. So fertilization क्या होता है, जब भी ओव्यूम जो होता है हमारा, उसके अंदर कोई भी स्पर्म जो होता है हमारा, वो उसमें जाके मिल जाता है, ठीक है, फ्यूज कर जाता है, फ्यूजन होती है एग की स्पर्म के साथ, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग fertilization the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. This result in the formation of a fertilized egg or zygote. तो इसके बाद क्या होता है, एक फर्टिलाइज एग बनता है जिसको हम जायगोट बोलते हैं, राइट। कुछ इस तरह से जो ओव्यूम होता है उसके अंदर स्पर्म्स कुछ इस तरह से एंटर करते हैं और फ्यूजन होता है। इसके बाद यू नो दैट द जायगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। क्या तुम्हें पता है जो जायगोट होता है वो बिगिनिंग होता है, शुरुआत होती है किसी भी न्यू इंडिविजुअल की। न्यू इंडिविजुअल क्या होता है, बेबी होता है, ठीक है, जो कि अभी बॉर्न नहीं हुआ है, वो बस बेबी है। बॉर्न मतलब पैदा होना, वो पैदा नहीं हुआ है। देन जायगोट का जो हमें इमेज यहाँ पे देखने को मिलता है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। सो प्रोसेस जो होता है ना फर्टिलाइजेशन का, इसके अंदर क्या होती है, मीटिंग होती है किसकी, मदर के पास जो उसका एग सेल है वो, और जो फादर के पास उसके स्पर्म के सेल है वो। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिटेट्स सम characteristics from the mother and some from the father. Look at your brother and sister. So कुछ इस तरह से क्या होता है कि कुछ मदर से उसके पास गुण आते हैं बेबी के पास, कुछ फादर से आते हैं, क्योंकि दोनों के ये उसको सेल मिल रहे हैं, है ना, देखो दोनों के ही सेल उसको मिल रहे हैं। तो आप ये चीज देख सकते हो कि जो आपके भाई बहन है ना वो भी सिमिलर दिखते होंगे, है ना। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम सिमिलर टू those ऑफ योर मदर और फादर। कहने का मतलब ये कि आपके भाई बहन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके मम्मी पापा से मैच करती होंगी। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना
जब भी वो फीमेल की बॉडी के अंदर प्लेस करता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्कर्स करता है मैनी एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड हैंड्स। देन you will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female. In these animals fertilization take place in water. Let us find out how this happen. और जैसे जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर ही रिप्रोडक्शन हो, बॉडी से बाहर भी होता है जिसको हम कुछ और कहते हैं। एक्टिविटी 6.1 के अंदर आप इस चीज को समझ पाओगे। बेसिकली हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female came together in water, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog egg is not covered by a shell. It is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the egg together and provides protection to the eggs. तो क्या होता है जब भी कोई फ्रॉग होता है, जब भी कोई फ्रॉग मेल और फीमेल एक साथ पानी के अंदर आते हैं, जो फीमेल होती है हंड्रेड ऑफ एग्स को जो है रिलीज कर देती है पानी के अंदर। और क्या होता है देखो, जिस तरह से एक हैन एग देती है उसी तरह से फ्रॉग एग देती है, लेकिन जो हैन का एग होता है ना उसके ऊपर एक शेल होती है, फ्रॉग के एग के ऊपर कोई शेल नहीं होती। वो बेसिकली एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से जो होते हैं कन्वर्टेड, वो क्या कहते हैं उससे प्रोटेक्ट रहते हैं। कुछ इस तरह से फिक्स 6.7 के अंदर गिवन है। As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. जैसे ही जो फीमेल फ्रॉग होती है अंडे दे देती है, जो मेल फ्रॉग होता है उनके ऊपर स्पर्म्स को लेट कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। ईच स्पर्म स्विंग्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। एक एक जो स्पर्म होता है वो ऐसी तैरता रहता है उसकी टेल की हेल्प से। द स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द एग्स एंड दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, जैसे वो कांटेक्ट में आता है स्पर्म उस एग के, उस एग के कांटेक्ट में जैसे वो स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गारमेंट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इस तरह की फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर फीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा हो ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन का, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। It is very common in aquatic animals such as fish, sharkfish, etc. कहने का मतलब है कि मोस्टली ये जो चीज है ना ये हमें वाटर वाले एनिमल्स यानी एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगी। Then why do fish and frogs lay eggs in 100 whereas a one hen lays only one egg at a time? तो पूछो के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है कि जो फ्रॉग हो गए और जो फिशेस वगैरह होगी वो बहुत सारे अंडे देती है, मतलब 100 एग्स देती हैंगी, और यहीं पे जो हमारी हैन होती है, मुर्गी होती है, वो एक ही अंडा देती है एक ही टाइम पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए zygote which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to rise, give to a ball of a cell. This cell then begins to form group that develops into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as embryo. क्या होता है zygote तो आपको पता चल गया, राइट। अब देखो एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो के अंदर जो भी हमारा बेबी होता है ना उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टिश्यू वो डेवलप्ड होने लग जाते हैं डिफरेंट टिश्यू, और उससे बॉडी के ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं, ठीक है। उसका हाथ कैसा बनेगा, उसके पैर कैसे बनेंगे, मतलब ये सारी चीजें। द एम्ब्रियो gets embedded in the wall of the uterus for further development. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. So, which all the body parts can be identified is called fetus. Fig 6.9 के अंदर हमें fetus दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरह से होता है। Then when the development of a fetus is complete, the mother gives the birth the baby. जब ये fetus का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इसके बाद जो मदर होती है बेबी को बर्थ दे देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स आल्सो। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है मुर्गी के अंदर प्लेस करती है हैंड्स के अंदर। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमंस, बींग्स एंड काउज।
और क्या जो मुर्गी है वो डायरेक्ट बेबी करती है? नहीं, वो एग देती है। यू नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ आर चिकन बॉर्न्स? लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से चिकन पैदा होते हैं। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer. So कुछ नहीं होता है फर्टिलाइजेशन जैसे ही उसके अंदर होती है हैन के अंदर, तो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है, रिपीटली ट्रैवल करता है पूरे ओविडक्ट में। ऐसा करते हुए क्या होता है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि एक हार्ड शेल में बदल जाती है, जिसको हम एग के ऊपर वाला हिस्सा बोलते हैं ना। एग ऐसे क्रैक करते हैं, जो ऊपर वाला है वो क्या है, उसका शेल है। देन after the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the eggs. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. और जो एम्ब्रियो होता है वो 3 हफ्ते लेता है एक चिक के अंदर डेवलप होने में। चिक मतलब चूजा। You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know that the developing of a chick's take place inside the eggshell? During this period, after the chick is completely developed, it bursts, opening the eggshell. In animals which undergo external fertilization, development of the embryo take place outside the body, female body. तो ये बात हमें पता है कि जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो भी बॉडी के बाहर ही टेक प्लेस करता है। द embryo continue to grow within their egg covering after the embryo develop the egg hatch, मतलब वो टूटता है, ठीक है। You must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and streams. इसके बाद viviparous and oviparous animals have we have learned that some animals give birth to young ones while some animals lays eggs which later develop into young ones. हमें पता है कुछ जो होते हैं डायरेक्ट बेबीज को देते हैं, तो कुछ डायरेक्ट अंडे देते हैं। The animals which give birth to the young ones is called viviparous. वो जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं उसको हम बोलते हैं विवी पैरोरियस, और वो जो कि एग्स को देते हैं उनको हम बोलते हैं ओवी पैरोरियस। दी flowing activities will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. एक्टिविटी 6.2 के अंदर बेसिकली आप यही समझोगे कि कौन से जो होते हैं viviparous होते हैं, कौन से oviparous होते हैं, और ये बाकी आपको मेन डिफरेंस पता चल जाएगा। The eggs of few animals are very sorry, are easy to observe because their mothers lays them outside their bodies. These are example of oviparous animals, but you will not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. This is because they do not lay eggs. मतलब बेसिकली वैसे बताया जा रहा है कि आप कुछ के तो एग्स देख लोगे क्योंकि वह एग्स देते हैं, कुछ के नहीं देख पाओगे, जैसे डॉग काउ कैट हो गया, क्योंकि वो एग ही नहीं देती। जो मदर होती है वो डायरेक्ट बर्थ दे देती है यंग वंस को, ठीक है, एग्जाम्पल के। और ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं विविपोरस एनिमल्स के। देन आता है यंग वंस टू अडल्ट। कुछ इस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग होती है कि वो एक एग से एक अर्ली टेडपोल में बदलता है, फिर लेट टेडपोल देन अडल्ट फ्रॉग। इसको भी पढ़ते हैं। The new individuals which are born or hatched from the egg continue to grow till they become adult. वो इंडिविजुअल जो कि अभी अभी अंडे से बाहर निकला हो और अडल्ट ना बना हो, ग्रो कर रहा हो, इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। द लाइफ साइकिल्स ऑफ द फ्रॉग शोन इन पिग 6.10। 6.10 के अंदर जो है नीचे उनकी लाइफ साइकिल हमें दिखा रखी है कि वो जब बॉर्न होते हैं तो बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते जैसे उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो दिखते हैं। Then observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. We find that there are three distinct stages, that is egg, tadpole, larva, adult. तो हमने ये चीज ऑलरेडी ऑब्जर्व कर ली कि सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर वो अडल्ट में बदलता है। डोंट दी tadpoles look so different from the adults? Can you imagine that these tadpoles will some डे बिकम फ्रॉग? तो अगर हम इन टेडपोल्स को वैसे देखें तो हम ये इनको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक दिन ये फ्रॉग बनेंगे, राइट। वो इतने डिफरेंट दिखते हैं एज जब वो बेबी होते हैं। सो द टेडपोल्स ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? वो चेंज जब एक लार्वा एक अडल्ट के अंदर बदलता है का डायरेक्टिक चेंज की वजह से, उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis in human beings body?
parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. Then हमारा टॉपिक आता है 6.3, that is asexual reproduction. So far we have learned about reproduction in some family animals, but what about very small animals like hydra and um, microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. हमने बहुत बड़े बड़े एनिमल्स की तो बात कर ली, जो कि कैट, डॉग्स, ह्यूमंस, बीन्स होते हैं हमारे, है ना, फ्रॉग होते हैं, लेकिन उनका क्या बहुत ज्यादा छोटे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हमें हाइड्रा या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात कर ली. वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते होंगे, चलिए ये जानते हैं. एक्टिविटी 6.3 जिसके अंदर देखते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा. इसके अंदर उनकी एक बॉडी की साइड से एक दूसरा जो है हाइड्रा पैदा हो जाता है. देन इन ईच हाइड्रा there may be one or more boogles. These boogles are the developing new individual and they are called birds. इनको हम birds बोलते हैं. Recall the presence of a birds in yeast in hydra to the new individual develops as outgrowth from a single parent. This type of reproduction in which only single parent is involved is called asexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक single parent होता है. Since new individual developed from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. तो वो जिसके अंदर एक न्यू इंडिविजुअल पैदा तो हो रहा है लेकिन फ्रॉम द बर्ड इन हाइड्रा, इसको हम बोलते हैं बर्डिंग, जो कि एक टाइप है asexual reproduction में. Then another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happen. Binary fission in amoeba. Binary fission in amoeba के अंदर क्या होता है, जो सेल होता है ना वो डिवाइड करता है और वो इस तरह से अलग हो जाता है. सो यू हैव already learned about the structure of an amoeba. You will recall that amoeba is single celled organism. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. तो क्या होता है, कैसे शुरू होता है, जब उसका न्यूक्लियस होता है, आपको पता है वो सिंगल सेल्ड है ना, तो उसका न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होने लगता है, तो इस तरह से धीरे धीरे वो अलग हो जाता है और इधर एक अमीबा आपको देखने का मिलेगा और इधर एक दूसरा अमीबा आपको देखने को मिलेगा. और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन. सो this is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. Fig 6.12. Finally, two amoeba are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction in which an animals reproduce by dividing into two individual is called binary fission. ये मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर वो डिवाइड करता है उसको हम binary fission कहते हैं. Apart from the birding and a binary fission, there are other method by which a single parents reproduce young ones. Will be studied about this in your higher classes. और इसके अलावा हम और इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे अगली क्लासेस में. और देखने को मिलता है यहाँ पे एक स्टोरी जो कि है स्टोरी ऑफ एडोली द क्लोन. आप इसको पढ़ सकते हैं. देन हम देखते हैं कीवर्ड्स, जिसका मतलब है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.